दूसरे ब्रह्मांड में परियों का एक सुंदर देश था। उस देश की राजकुमारी का नाम नील स्वप्न था। नील स्वप्न परियों के देश की सबसे खूबसूरत परी थी। परियों के राजा स्वर्णमेघ और रानी स्वर्णप्रभा अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे और उसे अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन नील स्वप्न अपनी सखियों और दासियों के साथ कमल ताल में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी हमें आज इस ताल में खिले फूलों से किसी आदम जात की महक आ रही है। तुम सब ढूंढ कर देखो, कोई आदमी तो यहाँ छिपा नहीं हुआ है ना? राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी उसे ढूंढ निकालते हैं। नील स्वप्न की सभी दासियां और सखियां मिलकर आदम जात की तलाश करती हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। राजकुमारी जी, सब जगह ढूंढा पर यहाँ कोई आदमी नहीं मिला। आदम जात की बू तो साफ साफ आ रही है और फिर भी कोई नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कमल ताल में खिला फूल एकाएक हिलने लगता है और साथ ही उसे आवाज भी सुनाई देने लगती है। मैं यहाँ हूँ, मेरी प्रिय राजकुमारी नील स्वप्न। मैं यहाँ इस नीले कमल में हूँ। हे आदम जात, तुम कौन हो और यहाँ परीलोक में किस उद्देश्य से आए हो? भूल गई? मैं कनकपुर का राजकुमार नीलकमल हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ नील स्वप्न। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी धरती पर ले जाऊंगा। यह सुनकर नील स्वप्न हैरान हो जाती है और पूछती है, पर तुम यहाँ इस कमल में कैसे आए और हमें धरती पर क्यों ले जाना चाहते हो नीलकमल? राजकुमारी, मैं यहाँ आपके सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आप इस कमल के फूल को तोड़कर अपने महल में ले चलिए। मैं रात होने पर इससे बाहर आऊंगा और फिर अकेले तुम्हारे सभी सवालों का जवाब भी दे पाऊंगा। ठीक है। नील स्वप्न कमल ताल से उस नीले कमल को तोड़ लाती है और फिर उसे अपने कक्ष में पानी से भरे टब में रखती है। नील कमल टब के पानी में भी पहले की तरह खिला हुआ रहता है। फिर जैसे ही रात होती है, उसमें से नीला प्रकाश फूटने लगता है और एक सुंदर राजकुमार बाहर आता है। नील स्वप्न, लो, अब हम इस कमल में से बाहर आ गए। हमें पहचानो तो सही। मैं तो एक परी हूँ आदम जात। भला मेरा आपसे क्या संबंध? मेरी आपसे जान पहचान हो सकती है? शायद भूल गई तुम। अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करो। नीलकमल के कहने पर नील स्वप्न अपनी आंखें बंद करती है और फिर सचमुच उसे अपना पूर्व जन्म याद आने लगता है। धरती पर जंगल में राजकुमार नीलकमल और नील स्वप्न राजकुमारी नीलिमा के रूप में विहार करते हैं। नीलकमल, हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। हमारा वश चला तो हम अपने हर जन्म में तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाएंगे। तुम किसी भी लोक में जाकर छिप जाना, हम तुम्हें वहीं से ढूंढ लाएंगे। सच? इसी तरह बातें करते हुए नीलिमा और राजकुमार नीलकमल एक मुनि के आश्रम जाते हैं और वहाँ नीलिमा एक पेड़ से विषैला फल तोड़कर खा लेती है। यह फल तो जहरीला था। नीलकमल, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। नहीं नीलिमा, तुम नहीं मर सकती। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। राजकुमार नीलकमल नीलिमा की यह हालत देखकर बहुत घबरा जाता है और तभी वहाँ मुनि आते हैं। मुनि महाराज, मेरी नीलिमा को बचाओ। अगर ये मर गई तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है राजकुमार, अब इसका बचना नामुमकिन है। मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ नीलकमल। यह कहते हुए नील स्वप्न अपनी आंखें खोल देता है और फिर उसके बाद क्या हुआ नीलकमल? मैंने भी वही फल खा लिया और फिर मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर तुमने वह फल क्यों खाया? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। फिर इस जन्म में तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसी मुनि की कृपा से मैं तुम्हारे बारे में जाना और यहाँ तक आ पहुँचा। यह सब जानने के बाद नील स्वप्न भी नील कमल के प्रेम में खो जाती है और एक दिन उनके इस प्रेम के बारे में नील स्वप्न के माता पिता को पता चल जाता है। बेटी नील स्वप्न,
तुम्हारा किसी आदमजात से प्रेम करना शोभा नहीं देता। भूल जाओ उसे। हाँ बेटी, और उससे कहो कि वह जैसे हमारे परीलोक में आया था वैसे ही अपने धरती पर वापस लौट जाए। पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब या तो वो मेरे साथ यहीं रहेगा या फिर उसके साथ मैं धरती लोक जाऊंगी। अपनी बेटी का राजकुमार नीलकमल के प्रति अथाह प्रेम देखकर परीलोक के राजा को नीलकमल पर बहुत क्रोध आता है और वह एक दिन नील स्वप्न के कक्ष से उस कमल के फूल को चुराकर जलाने की कोशिश करता है। इस कमल के फूल को तो जलती भट्टी में डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ वो आदमजात मेरी नील स्वप्न को धरती पर कैसे लेकर जाता है। यह कहकर राजा कमल के फूल को भट्टी में डाल देता है, मगर जैसे ही वह फूल आग को स्पर्श करता है एकाएक कहीं गायब हो जाता है। इसके साथ ही परीलोक पर भारी विपदा आती है। राजा स्वर्णमेघ बीमार हो जाते हैं और उनका सारा शरीर काला पड़ जाता है। आंधी तूफान आने लगती है और ज्वालामुखी फूटने लगता है। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आती है। महाराज कुछ करो, इस तरह तो परीलोक का सर्वनाश हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमसे भूल हुई महारानी, शायद हम नील कमल के प्रेम की शक्ति को ना समझ पाए। पर अब क्या किया जाए? राजा और रानी बातें ही कर रहे होते हैं, तभी राज पुरोहित आते हैं। महाराज, अगर आप चाहते हैं कि परीलोक आबाद रहे तो नील कमल और नील स्वप्न का विवाह तो करना ही होगा। मगर वो तो नील स्वप्न को हमसे दूर धरती पर लेकर चला जाएगा। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा राजपुरोहित जी। नील स्वप्न धरती की ही अमानत है महाराज, और उसे वहां तो जाना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं है। मान जाइए महाराज, अगर नहीं मानेंगे तो आपका मरना भी तो निश्चित है। इस तरह परीलोक की तबाही और अपनी मृत्यु से बचने के लिए राजा स्वर्णमेघ नीलकमल और नील स्वप्न के विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। देखो बेटा नीलकमल, हम अपनी नील स्वप्न का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे, पर एक वादा करो कि कभी कभार तुम उसे हमसे मिलवाने के लिए परीलोक अवश्य ले आओगे। जी महाराज, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद परीलोक के राजा और रानी उनकी सहमति से नीलकमल और नील स्वप्न का विवाह संपन्न करते हैं। फिर नीलकमल एक जादुई विमान में बदल जाता है और नीलकमल अपनी रानी नील स्वप्न को उसमें बिठाकर धरती लोक पर अपने राज्य कनकपुर में लौट आता है। परियों की मित्रता। विराटनगर एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उसका राजा यशवंत सिंह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध लड़े थे, कभी मात नहीं खाई थी, लेकिन आजकल वो एक गहरे चिंतन में रहता था। आखिर हमारी राजकुमारियां कहाँ जाती हैं? सभी राजकुमारियां रात में गायब हो जाती हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज कोई कह रहा था सभी राजकुमारियां किसी राजकुमार से मिलने जाते हैं, और एक आदमी बोल रहा था राजकुमारियां नृत्य करने जाती हैं। राजा ने बहुत प्रयास किया कि वह रहस्य से पर्दा उठ जाए, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी। वह दुखी रहने लगा। फिर उसने एक दिन पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया, सुनो सुनो सुनो, जो भी इस राज से पर्दा उठा देगा वो जिस राजकुमारी से चाहेगा उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा और उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा, और जो 2 दिन के अंदर नहीं बता पाएगा उसे 2 साल का कारावास दे दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। पूरे राज्य और अगल बगल के दूसरे राज्यों में इस बात का ऐलान कर दिया गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक राजकुमार आया। मैं इस राज से पर्दा हटाने का वादा करता हूँ, लेकिन आपको मेरी शर्त पता है ना? जी हाँ। राजा ने उसे अनुमति दे दी। राजकुमार को रात में खाना खिलाया गया, फिर राजकुमारियों के कमरे के नजदीक वाले कमरे में छोड़ दिया गया ताकि वह रात में राजकुमारियों पर नजर रख सके। कुछ ही समय में उसके कमरे में सबसे छोटी राजकुमारी आई, जो बहुत सुंदर थी तथा उसके हाथ में शरबत से भरा ग्लास था। सबसे छोटी राजकुमारी ने उस राजकुमार को वह ग्लास दिया। राजकुमार तो उसका सौंदर्य देखकर ही मोहित हो गया। आप ये शरबत पी लीजिए। राज पता करने के बाद मैं इस राजकुमारी से विवाह करूंगा।
यह सोचकर वो शरबत पीने लगा। शरबत में नींद की दवा मिली थी, जिस वजह से शरबत पीते ही वह राजकुमार गहरी नींद में सो गया। राजकुमारी को जब विश्वास हो गया तो वह उस कमरे से चली गई। सुबह हो गई, राजकुमार को कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन भी रात को भोजन के बाद उसे फिर उसी कमरे में छोड़ दिया गया। राजकुमार पहले से ही राजकुमारी के रूप पर मोहित था। वह राजकुमारी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ राजकुमारी शरबत का ग्लास लेकर आई और उसे पीने के लिए दे दिया और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। राजकुमार उसे टुकुर टुकुर निहार रहा था। राजकुमार फिर से बातों बातों में ही शरबत पी गया और शरबत पीते ही पहले जैसे ही उसे गहरी नींद आने लगी और वो खर्राटे मारकर सोने लगा। राजकुमार को सोता देखकर राजकुमारी अपने कमरे में चली गई। फिर से सुबह हो गई। राजकुमार को कुछ नहीं पता चला। 2 दिन भी बीत चुके थे। आप इस राज से पर्दा नहीं उठा सके, इसीलिए शर्त के अनुसार आपको 2 साल की सजा दी जाएगी और जेल में डाल दिया जाएगा। राजकुमार को कारावास की सजा हो गई। ऐसे ही कई राजकुमार आए, लेकिन राज पर से पर्दा नहीं हटा सके। राजा ने किसी को माफ नहीं किया, सबको कारावास में डाल दिया। कई महीने बीत गए। उस राज्य के जंगल के मध्य में एक शिवालय स्थित था। उस शिवालय में एक बहुत ही वृद्ध और सिद्ध साधु और उनका एक नौजवान शिष्य रहता था। उस शिष्य ने अपना पूरा जीवन शिवालय और गुरु की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। एक दिन, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारे सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूँ और प्रसन्न भी हूँ। मेरा अब शरीर त्यागने का समय आ गया है। ये शरीर मेरे लिए बोझ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम राजमहल जाओ और राजकुमारियों के राज से पर्दा उठाओ। बस एक चीज का स्मरण रखना, शरबत कभी मत पीना। साधु बाबा ने उस शिष्य को एक मंत्र बताया जिससे वह कभी भी अदृश्य हो सकता था। जब राजकुमारी तुम्हारे कक्ष में जाने लगे तो इस मंत्र की सहायता से तुम अदृश्य हो जाना और उस राजकुमारी के पीछे पीछे चले जाना। सारे राज से पर्दा उठ जाएगा और फिर तुम किसी एक राजकुमारी से विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और राजकुमार बनकर इस शिवालय की सेवा भविष्य में भी सुनिश्चित करना। यह कहकर साधु बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। परंपरा अनुसार अपने गुरु की अंतिम क्रिया करके वह राजमहल की तरफ बढ़ गया। राजभवन पहुंचकर, आपकी प्रिय राजकुमारियां आधी रात को कहाँ जाती हैं? मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। बहुत लोग आए पर कोई नहीं बता पाया। तुम भी प्रयास करके देख लो, पर असफल होने की शर्त भी तुम्हें मालूम ही होगी। जी जरूर, मुझे सब पता है। राजा ने स्वीकार कर लिया। रात को भोजन के बाद उसे राजकुमारियों के नजदीक वाले कमरे में छोड़ दिया गया। कुछ देर के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी, जो सभी राजकुमारियों में सबसे खूबसूरत थी, वो शरबत का ग्लास लेकर उसके पास गई। ये शरबत आप पी लीजिए। लेकिन वह शिष्य पहले से ही सतर्क था। वो राजकुमारी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। शरबत अपने हाथ से उस शिष्य को पिलाने लगी। वह शिष्य होनहार था। उसने भी बहाने से ग्लास ले लिया और थोड़ा सा शरबत मुंह में रोककर गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि वह सो गया है। वह अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, शिष्य ने आंख खोल दी और शरबत थूककर मंत्र की सहायता से अदृश्य होकर राजकुमारी के पीछे दौड़ पड़ा। वह राजकुमारियों के कमरे में चला गया। राजकुमारियों ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी खिड़कियां भी बंद कर दी। सभी पर्दे लगा दिए, लेकिन शिष्य तो अदृश्य था और उसी कमरे में था। फिर राजकुमारियों ने अपना बड़ा सा बेड़ हटाया और उसके नीचे तहखाने में जाने के लिए एक सुरंग बनी हुई थी। राजकुमारियां सुरंग में भीतर जाने के लिए बनी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वह शिष्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाते जाते उन्हें एक नदी मिली जिसके किनारे कई नावें बंधी थी। सभी राजकुमारियां नाव में बैठकर जाने लगी। शिष्य भी एक नाव पर बैठकर उनके पीछे जाने लगा। तभी उस शिष्य को एक गगनचुंबी अद्भुत सुंदर महल दिखा। महल के पास जाते ही सभी राजकुमारियां नाव को किनारे लगाकर महल में जाने लगी। शिष्य भी उनके पीछे हो गया। महल के अंदर घुसते ही, वाह, ये तो अद्भुत जगह है। इस महल के अंदर तो परियों की दुनिया बसी है। कई रंग बिरंगी परियां और उनके बच्चे हवा में उड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। हवा में उड़ने वाले घोड़े भी हैं। सभी तरफ आतिशबाजी हो रही है। वातावरण में सभी तरफ मधुर सुगंध व्याप्त है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। शिष्य को ऐसा लगा कि वह जीवित अवस्था में ही स्वर्ग आ गया है। हर तरफ मीठी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं, जिन्हें कोई कितना भी खा सकता था।
तभी शिष्य ने देखा कि एक परी उड़ती हुई उन राजकुमारियों के पास आई और फिर वो एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर उड़कर कहीं जाने लगी। अदृश्य शिष्य भी एक घोड़े की पूंछ को पकड़कर लटक गया और उनके साथ उड़ते उड़ते एक बगीचे में जा पहुंचा। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक से एक रंगीन तितलियां और गिलहरियां इधर उधर फुदक रही थीं। सभी राजकुमारियां बगीचे के स्वादिष्ट फल खाने में और परियों के साथ नृत्य करने में व्यस्त हो गईं। शिष्य को राज का पता चल चुका था। वह राजकुमारियों के साथ सूरज उगने से पहले ही महल आ गया। सुबह होते ही राजा के पास पहुंच गया। क्या हुआ? तुम भी औरों की तरह ही वापस आ गए ना? तैयार हो जाओ कारावास की सजा पाने के लिए। शिष्य ने राजा को सारी बात बताई। अपनी बेटियों के साथ परियों की मित्रता की सच्ची कहानी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जो काम कोई ना कर सका वो तुमने कर दिखाया। इस खुशी में मैं सभी लोगों की सजा खत्म करने का ऐलान करता हूँ। राजा ने उस शिष्य को आधा राजपाट दे दिया और अपनी सबसे बड़ी बेटी जो सबसे खूबसूरत थी उसका विवाह उसके साथ कर दिया। अब वह शिष्य राजा बन गया था। राजा बनने के बाद उसने अपने गुरु की आज्ञा मानी और अनेक शिवालयों और धर्मशालाओं का निर्माण किया तथा खुशी खुशी राज करने लगा। परी का जादुई अनार। समुद्र के किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रेशमा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे लगता था चांद धरती पर उतर आया है। दूसरी बेटी का नाम प्रिया था। वह बहुत साधारण थी। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ जाकर समुद्र से मछलियां पकड़कर लाता और उसको बेचता। यही उनके जीवन यापन का जरिया था। काश मैं भी अपनी बड़ी बहन रेशमा की तरह खूबसूरत होती तो मुझे भी लोग बहुत प्यार करते। प्रिया साधारण होते हुए भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वह अपने घर का सारा काम करती, जबकि रेशमा हमेशा सजने संवरने में लगी रहती और कोई काम नहीं करती थी। एक दिन जब उसके माता पिता समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने गए, प्रिया मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम खुद क्यों नहीं ले लेती? अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। तुम वो काम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा रुको, अभी आती हूँ। प्रिया ने अपने हाथ का काम छोड़कर पहले उसको खाना लाकर दिया, फिर बोली, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब किसके ऊपर हुक्म चलाओगी? मैं तो किसी राजकुमार से शादी करूंगी। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से थोड़ी ना मेरी शादी होगी। तुम देखना, मेरे आगे पीछे दास दासियों की लाइन होगी। दीदी इतना घमंड ठीक नहीं है। इसमें घमंड की क्या बात है? तुम तो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारा हाथ कोई राजकुमार थामेगा। मुझे नहीं चाहिए कोई राजकुमार। मैं ऐसे ही उल जलूल सपने न देखती हूँ न देखूंगी। एक दिन वाकई एक सुंदर राजकुमार उनके घर के सामने से जा रहा था। रेशमा अपनी खिड़की के पास जाकर बैठकर अपने लंबे बाल संवार रही थी। रेशमा को देखते ही वो उनके घर आ गया। मैं आपकी खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव सुनते ही उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह कर दिया। प्रिया सब कुछ देखती रही। रेशमा कितनी किस्मत वाली है। वो जैसा चाहती थी वैसा ही राजकुमार उसको मिल गया। एक दिन उसकी माँ, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि इसकी शादी कहाँ होगी। भगवान ने इसे भी रेशमा की तरह रूपवान बनाया होता तो इसकी किस्मत भी संवर जाती। तुम चिंता क्यों करती हो? रूप रंग ना सही, उसके गुणों की वजह से ही उसे भी कोई मांग कर ले जाएगा। प्रिया के दिल में आया कि वो जाकर समुद्र में छलांग लगा दे। जब माँ ही ऐसा सोचती है तो इस जीवन का कोई फायदा ही नहीं। वो अपने घर से निकल गई। समुद्र के किनारे जाते जाते उसे काफी देर हो गई। रात हो गई। प्रिया एक जगह बैठी रही, सारी बातें याद करके रोने लगी। तभी उसने एक अजीब सी चीज देखी। उसने देखा कि एक सुंदर सी सुनहरी पंखों वाली परी समुद्र के किनारे खड़ी थी। वह समुद्र की मछलियों से बातें कर रही थी। वह अपना दुख भूलकर दबे कदमों से उनके पास जाकर पहुंच गई। जब वह नजदीक गई तब उसने देखा कि वो एक खूबसूरत परी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुनहरी और गहरी थीं, पंख सुनहरे थे और वह मछलियों से बातें कर रही थी। प्रिया की उत्सुकता और बढ़ गई। वह उसके पास गई और उसने कहा, आप कौन हैं और मछलियों से आप बातें कैसे कर रही हैं? यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। बहुत सालों पहले मैं इन मछलियों में से एक थी। जब पूर्णिमा की रात को समुद्र के किनारे सारी परियां आती थी और देर रात तक नाच गाना और हंसी मजाक करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं समुद्र में से निकलकर उनके पास आ पहुंची।
और उनका गाना और नृत्य देखते देखते बहुत देर पानी से बाहर रहने के कारण मेरी बेहोशी से आ गई। एक परी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी हथेली पर उठा लिया और मुझ पर पानी डाल दिया। तब मैं चैतन्य हो गई। मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपने साथ परीलोक ले चलो। तुम तो मछली हो, परीलोक नहीं जा सकती। पर मैंने उनसे विनती की और वह मेरी बात मान गई। उन्होंने मुझे परी बना दिया, मुझे अपने साथ लेकर परीलोक चली गई। आप मछली से परी बन गई? हाँ, उन्होंने मुझ पर दया करके परी बना दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मुझे अपने समुद्र के साथियों की याद आने लगी। तब मैंने परियों की रानी से प्रार्थना की, मुझे रोज रात को समुद्र के किनारे अपने इन साथियों के साथ आकर बातें करने की इजाजत दे दीजिए। परी ने मेरी बात मान ली और तब से मैं परीलोक में ही रहती हूँ। लेकिन रात के समय मैं अक्सर यहाँ आकर अपनी इन साथियों के साथ बातें करती हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपनी बड़ी बहन रेशमा की तरह ही खूबसूरत बन जाऊं और लोग मुझसे भी उतना ही प्यार करें जितना मेरी बड़ी बहन से करते हैं। तुम घर जाओ, रास्ते में तुम्हें एक अनार का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक अनार होगा जो बिल्कुल सुर्ख लाल होगा। उसे तोड़ लेना, उसका एक दाना अपने मुंह में डाल देना और बाकी के दाने रेत में बिखेर देना। इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। प्रिया ने परी से विदा ली और समुद्र में छलांग लगाने का इरादा त्याग कर अपने घर की तरफ चली गई। रास्ते में उसे एक अनार का पेड़ दिखा और झट से उसने सुर्ख लाल अनार का फल तोड़ लिया। उसको तोड़कर उसमें से एक दाना उसने अपने मुंह में रख लिया। मुंह में डालते ही वह एक सुंदर अप्सरा की तरह दिखने लगी। उसके शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण आ गए। प्रिया खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसे परी की बात याद आई। उसने अनार के बाकी दाने रेत में बिखेर दिए। जैसे ही उसने दाने बिखेर दिए, वहाँ एक राजकुमार और बहुत सारे सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उसके सामने हाजिर हो गए। राजकुमार घोड़े से उतरकर आया और कहा, आप मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। नहीं, मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तब राजकुमार ने उसके लिए एक पालकी मंगवाई। प्रिया उस पालकी में बैठकर अपने घर पहुंच गई। जब वह अपने घर पहुंची तब उसने अपनी बहन रेशमा, जो उसी समय वहां आई थी, उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो जिस राजकुमार के साथ आई थी वो उसके पति के छोटे भाई मानवेंद्र थे। ये सारी सेना अब से आपके पास ही रहेंगे। हम इतनी बड़ी घोड़ों की और सिपाहियों की सेना का क्या करेंगे? आप इन्हें वापस ले लीजिए। उन्होंने जैसे ही उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, राजकुमार घोड़े से उतर आया और उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेशमा ने ये सब सुना तो ईर्ष्या से उसका मुंह लाल हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों सगी बहनें हैं, एक ही घर में दोनों बहनों का विवाह कैसे हो सकता है? मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी ही बहन है, वरना मैं कभी भी इसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव नहीं रखता। उसी समय सुनहरे पंखों वाली परी प्रकट हो गई और कहा, ये किस जगह कहा गया है कि दो बहनों का विवाह एक ही घर में नहीं हो सकता? परी रानी, क्या हमारा विवाह संभव है? बिल्कुल संभव है। ये तो रेशमा के बनाए हुए अपने नियम है, क्योंकि वो बचपन से ही प्रिया को अपने से नीचा समझती रही है। प्रिया ने हमेशा उसकी ज्यादतियां सही हैं। रेशमा की गर्दन शर्म से झुक गई। उसने परी से माफी मांगी और अपनी बहन प्रिया से भी। प्रिया, परी के आदेश को नहीं टाला जा सकता। यह सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो गई। उसके माँ बाप को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसके माता पिता ने प्रिया का विवाह राजकुमार से करवा दिया। प्रिया की किस्मत में भी राजकुमार ही लिखा होगा।